समकालीन हिंदी साहित्य में जब जब युवा कथाकारों की बात होती है तो पंकज सुबीर वो नाम है जो सबसे पहले लोगों की ज़ुबान पर होता है। साहित्य निधि में आज सुनिए पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी हीरामन। मैना की बारात थोड़ी देर में ही ड्योढ़ी पर लग जाएगी। हवेली में चारों तरफ विवाह की अफरा तफरी मची हुई है। कोई इधर से बताशों का थाल उठाए जा रहा है तो कोई उधर से हार फूल की टोकरी उठाए चला आ रहा है। घर की महिलाएं भी उतनी ही व्यस्त हैं। जो श्रृंगार कर चुकी हैं वे व्यस्त दिखने के लिए व्यर्थ में ही कभी इस कमरे में घुस जाती हैं तो कभी उस कमरे में घुस जाती हैं। उनकी स्थिति तो और ज़्यादा खराब है जिनका श्रृंगार अभी पूरा नहीं हो पाया है। पता चल रहा है इधर से एक महिला चंडी की तरह पूरे बाल खोले, एक हाथ में गजरा दूसरे हाथ में दर्पण लिए चली आ रही है, इस सोच में कि अगर चंडी की तरह उसके भी 4 हाथ होते तो आज उसे कितनी आसानी होती। उधर दूसरी महिला एक कान में बुंदे पहने दूसरे बुंदे को हाथ में लिए इधर उधर बुंदे का पेच ढूंढती फिर रही है। कुल मिलाकर एक विवाह वाले घर में जितनी अफरा तफरी होनी चाहिए उतनी हवेली में नजर आ रही है। बड़ी हवेली में बहुत दिनों बाद शहनाइयाँ गूंज रही हैं, कई वर्षों बाद। इससे पहले मैना के पिता बलराम पटेल की शादी में यह शहनाइयाँ गूंजी थी। लोगों का कहना है कि बलराम पटेल की शादी में जो रौनक थी, जो ठाट बाट था, वो आसपास के 50 गांवों में अभी तक नजर नहीं आया। पूरा गांव तोरण और फूल मालाओं से सजाया गया था। गांव के बाहर फूटे तालाब से लेकर बड़ी हवेली तक बैलगाड़ियों की लाइन लग गई थी। कुल मिलाकर मेले ठेले जैसा दृश्य नजर आ रहा था। मंडप के दिन पूरे गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था। पूरे गांव को बड़ी हवेली का न्योता मिला था और साथ ही साथ आसपास के गांवों के पटेल साहूकार मिलने जुलने वाले सभी तो आए थे बलराम की शादी में। उस शादी के बाद आज जाकर ये रौनक जुटी है बड़ी हवेली में। कहो हीरामन, बहुत दिनों बाद सुध ली बड़ी हवेली की। रामधन ने रायते में वघार लगाते हुए कहा। रामधन पिछले 30 वर्षों से बड़ी हवेली का खास रसोइया है। तीज त्योहार शादी ब्याह जीवन मरण सबकी रसोइयाँ बनाने का काम रामधन ही संभालता है। हालांकि अब उम्र ने रामधन पर भी असर दिखाया है, लेकिन रामधन की रसोई आज भी वैसी ही है, उतनी ही स्वादिष्ट। खाने वाला उंगलियों तक चाटना तो क्या काटने की सोचने लगे। और उस पर भी करी पत्ता और खड़े जीरे से बगरे बूंदी के रायते की धूम तो आम गांव के बाहर के गांवों में भी है। लोग दोना भर भर के पी जाते हैं उस रायते को। हीरामन, बलराम और रामधन लगभग एक ही उम्र के हैं। बचपन में तीनों साथ साथ ही गांव के फूटे तालाब पर नहाए हैं और साथ ही गांव में खेतों पर धमा चौकड़ियाँ की हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हवेली की ऊंचाई ने इनके बीच की दूरियां बढ़ा दी। हाँ भाई, रामधन बस यूं ही कुज्जी उचाट हो गया था, सो निकल पड़े थे और फिर जीवन भी वैसा ही हो गया था, जहाँ मिले दो वहीं रहे सो। कहते भी हैं ना कि पौधा जहाँ जन्मता है उसी मिट्टी में हरियाता है। एक बार उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दो तो फिर वो पहले जैसी बात कहाँ रहती है। फिर तो बस इसलिए खड़ा रहता है कि जड़ें गड़ी हैं। हीरामन ने एक मोटी सी जलाऊ लकड़ी पर आसन जमाते हुए कहा। तुम्हें किसने उखाड़ा? तुम तो खुद ही गांव छोड़कर चले गए, और गए भी तो कैसे कि ना मोह ना ममता। एक बार पीठ की तो मुड़कर भी नहीं देखा कि आम गांव के हाल क्या हैं, संगी साथी कैसे हैं। तुम तो निर्मोही की तरह चले गए। रामधन ने रायते में करचुल चलाते चलाते रुक कर कहा। निर्मोही कोई नहीं होता रामधन, ये समय ही है जो आदमी को निर्मोही सा व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अंदर से कोई निर्मोही नहीं होता। अगर इंसानी मिट्टी में से मोह ममता को निकाल दिया जाए तो फिर वो इंसान कहाँ रहेगा, वो तो पुतला हो जाएगा। जो लोग निर्मोही होने का दावा करते हैं, कभी उनके अंदर झांक कर देखोगे तो सारी असलियत खुल जाएगी। मेरा गांव छोड़ना उस समय मेरा धर्म था, जो न छोड़ता तो रोज मर मर कर जीता। हीरामन मानो किसी गहरे कुएं से बोला। बस पटेल, सब तैयार है, चाहो तो अभी बैठाल दो बारातियों को। रामधन ने भट्टी की आग तेज करने के लिए लकड़ियां डालते हुए कहा।
अच्छा, हीरामन भी यहीं है? तब मेरा यहाँ क्या काम है? तुम दोनों जब मिल जाओ तो 40 आदमियों का काम 4 से ले लेते हो। बस बारात पहुँचने वाली है, आते ही हाथ पांव धुलवा कर सीधे भोजन ही करवाना है। सब तैयारी रखना। बलराम पटेल कहते हुए आंगन से वापस मंडप की तरफ चले गए। बलराम पटेल को ये पटेली एक तरह से विरासत में मिली है, जो बड़ी हवेली के हर बड़े लड़के को मिल जाती है। बलराम से पहले उनके पिता रामवीर गांव के पटेल थे और बलराम के बाद उनके बेटे जनार्दन को ये पटेली मिलेगी। जनार्दन मैना से 2 साल छोटा है और अभी 14-15 साल का ही है। इस तरह आम गांव में पंच सरपंच चाहे कोई भी बनता रहे, लेकिन गांव का पटेल कहलवाने का अधिकार बड़ी हवेली के मालिक के पास ही रहता है। आम गांव जितना दिलचस्प गांव, उतना ही दिलचस्प नाम, और आम गांव नाम पड़ने का भी उतना ही दिलचस्प कारण है। और वो कारण ये है कि पक्की सड़क से गांव तक का जो कच्चा रास्ता है, उसके दोनों तरफ आम के घने पेड़ लगे हैं, सीधी लाइन में, इस तरह कि पूरा रास्ता हमेशा घनी छांव से ढका रहता है। पक्की सड़क का वो जोड़ जहाँ बस छोड़ती है, वहाँ से गांव तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर होता है। ये नाम आम गांव भी बलराम पटेल के लक्कड़ दादा का दिया हुआ है, जो अपने गांव में प्लेग फैलने के कारण आकर इस गांव में बसे थे और फिर यहीं अपनी हवेली बनाई थी, जिसे आज बड़ी हवेली कहते हैं। तब इस गांव का कोई अस्तित्व नहीं था। 20-25 टप्पर थे और केवल याद रखने के लिए इसको टपरा टोला कहा जाता था। बलराम पटेल के लक्कड़ दादा ने ही टपरा टोला तक के कच्चे रास्ते को ठीक ठाक करवा के दोनों तरफ आम के पौधे लगवाए थे। जैसे जैसे आम के पौधे बढ़ते गए, टपरा टोला आम गांव होता गया। पूरे रास्ते 2-2 की कतार में लगे हैं ये पेड़। कहीं कहीं एक आध पेड़ कम है, बाकी तो पूरी कतार ठीक है। तब ये बड़ी हवेली भी सिर्फ हवेली ही होती थी, क्योंकि तब यही एक हवेली थी, बाकी तो सब टप्पर थे। किंतु जैसे जैसे गांव में पक्के मकान बनते गए, हवेली का मान बनाए रखने के लिए इसे बड़ी हवेली कहा जाने लगा। अर्थात टपरा टोला या आज के आम गांव में बलराम पटेल इस पटेल खानदान की 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका बेटा जनार्दन 6वीं पीढ़ी है पटेलों की। पर क्या सचमुच बलराम पटेल के बाद पटेल खानदान की कोई पीढ़ी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन आज पूरा गांव जिस तरह जनार्दन को छोटे पटेल कहकर पुकारता है, उसको देखकर तो यही लगता है कि बलराम पटेल के बाद जनार्दन ही बड़ा पटेल भी हो जाएगा। दरअसल लोग तो केवल उसी पर विश्वास करते हैं जो दिखाई देता है। उसके अंदर क्या है, ये देखने का ना तो कोई प्रयास करता है और ना ही आज किसी के पास इतना समय है। अपने लक्कड़ दादा से लेकर बलराम पटेल तक इस परिवार ने यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में अच्छी खासी वृद्धि की है। साथ ही वृद्धि की है समृद्धि में और संपत्ति में, और शायद इसलिए इस पटेल खानदान की पटेली बरकरार है। पटेल खानदान की 5वीं पीढ़ी की कहानी शुरू होती है बलराम के जन्म के साथ। रामवीर पटेल के घर 3 कन्याओं के पश्चात जन्म लेने वाले बेटे के रूप में। बलराम की पीढ़ी अर्थात रामधन, हीरामन, राम भरोसे और हरिया की पीढ़ी, जिनमें से भी अगर लंगोटिया यार वाली बात तलाश की जाए तो बलराम के खास मित्रों में रामधन, हीरामन और राम भरोसे ही थे। वो दोस्ती जो इनके 14-15 साल का होने तक बरकरार रही, फिर जैसे जैसे बलराम छोटे पटेल होते गए, वैसे वैसे दोस्ती के तार टूटते गए। लेकिन उससे पहले कि दोस्ती ऐसी थी कि चारों सोने और खाने के समय ही अलग होते थे। बाकी तो चारों कहाँ हैं ढूंढना भी मुश्किल हो जाता था। पता चलता कि कहीं काली गतराती जामुन ने खाने के लिए बंदर की तरह पेड़ पे चढ़े हुए हैं, या फिर फूटे तालाब में भैंसों की तरह पड़े हुए हैं। अर्थात कुल मिलाकर जैसी दोस्ती बचपन की होती है, वैसी दोस्ती थी चारों में। फिर बलराम छोटे पटेल कहलाने लगे थे और दूरियां बढ़ने लगीं। हालांकि लोगों का तो ऐसा ही कहना है कि 14-15 की उम्र के बाद छोटे पटेल बहुत बदल गए थे। एकदम गुमसुम रहते थे, ना किसी से हंसना बोलना, ना बातें करना, ना ही ज़्यादा घर से निकलना। किसी ने कुछ पूछ लिया तो जवाब दे दिया, नहीं तो अपनी चुप बली। इसी समय बाकी तीनों दोस्तों को भी पैतृक व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू करना पड़ा था। रामधन को पिता के साथ रसोई आदि बनाने के काम में लगना पड़ा, तो राम भरोसे को पंडिताई के पैतृक कार्य को सीखने
पिताजी के साथ आना जाना शुरू करना पड़ा। और हीरामन, उसका पैतृक काम तो पटेलों के खेत खलिहानों का काम देखना, फसल का हिसाब किताब रखना और खेत के मजदूरों हरवाहों से काम लेना था। पटेलों के खेत भी ऐसे थे कि इधर से खड़े होकर देखो तो दूसरा सिरा दिखाई ही न दे। हीरामन के पिताजी ही सारा काम संभालते थे और उसी काम को संभालने की तैयारी हीरामन ने शुरू कर दी थी। चौकड़ी के चारों कड़ियाँ अपने अपने तरीके से टूटती चली गईं। हीरामन का साथ तो फिर भी बलराम पटेल के साथ बना रहा। भले ही ये साथ मालिक नौकर का रहा, पर फिर भी साथ तो रहा। हीरामन ने बड़ी हवेली की सेवा चाकरी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उसकी सुबह बड़ी हवेली में होती तो दोपहरी खेतों पर कटती और रात फिर बड़ी हवेली में। देर रात ही अपने घर लौटता था वो। हीरामन की विश्वसनीयता और वफादारी के कारण बड़े पटेल भी काफ़ी भरोसा करने लगे थे उस पर। बड़ी हवेली का पत्ता भी हीरामन के बिना नहीं हिलता था उस समय। गांव के लोग उस समय अचरज में डूब गए थे जब हीरामन के ब्याह के बाद नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म के लिए बड़ी हवेली से पलटन स्वयं चलकर गई थी हीरामन के घर। नहीं तो होता ये था कि गांव में कोई भी नई दुल्हन आए, मुंह दिखाई बड़ी हवेली पर ही होती थी उसकी। हीरामन के लिए बड़ी हवेली का हर दरवाज़ा खुला था। वो बैठकी से लेकर रसोई, पूजा घर, बड़ी पलटन के कमरे तक कहीं भी जा सकता था। हीरामन के ब्याह के थोड़े दिन बाद ही बलराम पटेल का ब्याह हुआ था। वही ब्याह जिसमें पूरा गांव मेले में बदल गया था, जिसकी रौनक की चर्चा आज भी बड़े बुजुर्ग चौपाल पर कभी कभी कर लेते हैं। हीरामन की कहानी असल में उस शादी के बाद ही शुरू होती है। घर में नई दुल्हन आ जाने के कारण हीरामन के पैर थोड़े बंध गए थे। अब उतना बेखटके से वो हवेली में नहीं घूम फिर पाता था। अब उसका ज़्यादा समय खेतों पर ही कटता था। शाम को खेत से सब्जियां लिए आता, आंगन में रखता और बड़े पटेल के पास चला जाता। वहीं बैठकर दिन भर का हाल चाल सुनाता। उधर राम भरोसे और रामधन दोनों का भी ब्याह हो गया था और दोनों ने अपने अपने काम धंधे खूब जमा लिए थे। दोनों का बड़ी हवेली में आना जाना अभी भी होता रहता था। हवेली का पूजा पाठ राम भरोसे के जिम्मे था और कभी बड़ी रसोई बनानी हो तो रामधन के पैर हवेली में पड़ते। लेकिन समय ने चारों दोस्तों के बीच मर्यादा की लक्ष्मण रेखाएं खींच दी थीं। लक्ष्मण रेखाएं जो अपने अपने कामों के कारण खींची थीं। बलराम पटेल की शादी के लगभग 2 साल बाद की वो घटना है। बलराम के आंगन में अभी तक कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। बड़ी पलटन के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी थीं और साथ ही नजर आने लगे थे नई दुल्हन के हाथों और गले में रंग बिरंगे धागे जो बड़ी पलटन जाने कहाँ कहाँ से बुलवा कर दुल्हन को बांधने लगी थीं। और तभी वो घटना घटी थी। हीरामन खेतों में पानी फेर रहा था। माघ का महीना था। ठंड ऐसी कि नसों का खून भी गर्मी छोड़ दे। खेतों में गेहूं चना खड़ा था। हीरामन हरवाहों से नालियां बनवा कर पानी फेर रहा था। खेतों में पानी फेरने का समय मतलब हीरामन की रात खेतों पर ही गुजरती थी। रात लगभग 10 बजे होंगे जब हीरामन हरवाहों को काम समझाकर खलिहान में बने टप्पर में आकर लेटा ही था कि अचानक बलराम पटेल वहां पहुंच गए थे। हीरामन चौंक कर खड़ा हो गया। छोटे पटेल, आप इस समय? क्या बात है, सब ठीक तो है? खटिया पर बैठते हुए बोले थे बलराम। हीरा, पहले कुछ अलाव जलाओ, बड़ी ठंड है, फिर बात करेंगे। आनन फानन में हीरामन ने अलाव जला दिया और खुद भी अलाव के पास चटाई बिछाकर बैठ गया। बलराम थोड़ी देर तक अलाव में हाथ पैर तापते रहे, फिर बोले, हीरा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ, तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हीरामन बोला, नहीं छोटे पटेल, हम वहाँ कैसे बैठ सकते हैं। बलराम बोला, हीरा, तू मेरे बचपन का दोस्त है और फिर आज बात राज की है, यहीं आकर बैठ। हीरामन खटिया के कोने पर आकर बैठ गया। बलराम पटेल ने धीरे से अपना हाथ शॉल से बाहर निकाला और हीरामन के कंधे पर रखकर उसे अपने पास खींच लिया। हीरामन अचरज में डूबा हुआ था। बलराम बोले, हीरा, तू मेरे बचपन का दोस्त है और मेरा और बड़ी हवेली का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद भी है, इसलिए अब तू ही मुझे बचा सकता है, नहीं तो अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हीरामन के अंदर का दोस्त भी जाग गया। दोनों हाथों से बलराम के कंधे पकड़ते हुए बोला, क्या बात है छोटे पटेल, इतने क्यों परेशान हो?
हमारे लायक जो कुछ भी काम हो बताओ, बड़ी हवेली और आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तुम अकेले में भी हमें छोटे पटेल क्यों कहते हो? हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। बलराम वाणी में कुछ अधिकार युक्त आत्मीयता घोलते हुए बोले। पास पड़ी लकड़ी को अलाव में डालते हुए बोला हीरामन। नहीं छोटे पटेल, समय के साथ हैसियत और औकात भी बदलती रहती है, और समझदार वही होता है जो इनके साथ अपने आप को भी बदल ले। आप तो छोड़ो इन सब बातों को और बताओ आपको क्या परेशानी है। बलराम पटेल कुछ देर तक सिर झुकाए सामने भड़क रहे अलाव को देखते रहे। फिर उसी तरह सिर झुकाए उन्होंने बोलना शुरू किया। वो बोलते रहे, हीरामन सुनता रहा। जब बलराम का बोलना बंद हुआ तो हीरामन सर से पैर तक पसीने से तरबतर था, मानो माघ का महीना न होकर जेठ की दोपहर हो। छोटे पटेल, ये कैसी अनहोनी बात कर रहे हो? अपने साथ हमें भी पाप में डाल रहे हो। आपने ऐसी बात सोची भी कैसे? हीरामन के मुंह से बड़ी मुश्किल से बोल फूटे थे। हीरा, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, बड़ी हवेली के वफादार हो। तुम्हारे अलावा हम और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बलराम ने सर झुकाए झुकाए कहा। बात हम पर भरोसे की नहीं, बात तो उसकी है जो आपने सोचा है वो गलत है। आपको ऐसा सोचना भी नहीं था। हीरामन ने फिर अपना विरोध जताया। हीरा, तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो, हमारे हिसाब से नहीं, और यही बात हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। हम तुमसे अपने लिए जीवन और बड़ी हवेली के लिए खुशियाँ मांग रहे हैं, और तुम पाप पुण्य की बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए हमारा जीवन कोई मायने नहीं रखता क्या? बलराम पटेल ने हीरामन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। रखता क्यों नहीं है छोटे पटेल? हीरामन ने बोला। बहुत मायने रखता है। भगवान आपको और बड़ी हवेली दोनों को सलामत रखे। हमारा तो सब कुछ आप ही हो, पर आप बात ही गलत कर रहे हो। नहीं हीरा, बात यही है, तुम हमारी मजबूरियां समझ ही नहीं रहे हो। बलराम पटेल खटिया से खड़े होते हुए बोले। और हमारी मजबूरी ये है कि हम तुम्हारे अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकते। फिर भी जैसा तुम चाहो, हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। कल विजयनगर वाले मामा जी के यहाँ शादी में अम्मा और बाबूजी दोनों जा रहे हैं। अगर तुम हमें अपने दोस्त को जीवित देखना चाहते हो, बड़ी हवेली को खुशहाल देखना चाहते हो, तो रात को बड़ी हवेली पहुंच जाना, नहीं तो फिर सुबह आ जाना। हमारी लाश तुम्हें बैठकी में ही लटकी मिलेगी। कहकर बलराम तेजी से टप्पर से बाहर चले गए, और हीरामन उसी तरह खाट पर सर को हाथों से पकड़े अलाव में भड़कती आग को देखता रहा। उसके बाद 24 घंटे हीरामन के जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थे। एक तरफ था मर्यादाओं, संस्कारों और पाप पुण्य की रवायतों का डर, तो दूसरी तरफ था नमक और दोस्ती का वास्ता। 24 घंटे केवल यही द्वंद्व चलता रहा। क्या किया जाए, क्या न किया जाए। ऊहापोह और दिग्भ्रम में फंसा व्यक्ति अक्सर सलाहों और मशवरों की बैसाखियों का उपयोग करता है, पर यहाँ तो मामला ऐसा था कि उसकी गुंजाइश भी नहीं के बराबर ही थी। सबसे बड़ी बात तो भरोसे की ही थी। वो भरोसा जो बलराम पटेल ने हीरामन पर दिखाया था। पत्नी से भी बात नहीं कर सकता क्योंकि दो तरफा डर है। पहला तो ये कि अपने पति का इस तरह उपयोग किया जाना कोई भी पत्नी गवारा नहीं करेगी, और दूसरा ये कि महिलाओं के पास राज की बातें सुरक्षित रहना वैसे भी असंभव कार्य होता है। अगर कहीं बात खुल गई तो बड़ी हवेली के साथ गांव की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि आखिरकार बड़ी हवेली गांव की शान के प्रतीक है। रात होते बचपन की दोस्ती, हवेली के नमक और वफादारी ने मर्यादाओं पर विजय पा ली। न चाहते हुए भी हीरामन के पैर बड़ी हवेली की ओर चल पड़े। आंखों के सामने बलराम पटेल की छत से लटकी लाश का दृश्य रह रहकर घूम जाता था। कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छूट रहे थे हीरामन के। पैरों में मर्यादा और पाप पुण्य के विचार बेड़ियां डाल रहे थे, तो हवेली के प्रति निष्ठा की भावना हाथ खींचकर हवेली की ओर ले जा रही थी। बड़ी हवेली उस रात खामोशी में डूबी थी। हीरामन को आते हुए देखा तो बलराम पटेल दौड़कर गले लग गए। हीरा, आज तूने इस हवेली की लाज रख ली। हीरामन कुछ न बोला, चुपचाप नीचे देखता रहा। बैठकी के कोने में जल रहे अलाव के पास बलराम पटेल बैठ गए थे, और पास ही पड़े पटिये पे हीरामन। हीरामन के आने से पहले बलराम पटेल शराब पी रहे थे। अपना गिलास
उठाते हुए बोले थे बलराम पटेल। तुम पियोगे हीरामन? हीरामन ने नज़र झुकाए हुए स्वीकार में सर हिला दिया था। होशो हवास में पाप करने का साहस नहीं था। उस रात बहुत पी थी हीरामन ने, तब तक जब तक शराब में डूबकर अंदर का इंसान मर नहीं गया और जानवर नहीं पैदा हो गया। और वो जानवर ही था जो बलराम पटेल की आंख के इशारे पर उठकर हवेली के अंदर चला गया था। वो रात हीरामन के लिए चाहे कैसी भी रही हो, पर बड़ी हवेली के लिए तो वो रात नई सुबह लेकर आई थी। कुछ दिनों में बड़ी हवेली में नए मेहमान के आगमन की बधाइयाँ गूंजने लगी थीं। और हीरामन उस रात के बाद फिर बड़ी हवेली नहीं गया। हिसाब किताब किसी के भी हाथ भेज देता था। अपने घर से खेत और खेतों से घर। बड़े पटेल खेत पर आते तो पूछते, क्या बात है हीरा, खेत पर ही लगा रहता है, हवेली नहीं आता? हीरामन क्या बोलता, चुपचाप सर झुकाए काम में लगा रहता। और फिर बड़ी हवेली में किलकारियाँ गूंज उठी थीं मैना की। हालांकि मैना के जन्म पर खुशियों के साथ साथ निराशा भी छा गई थी हवेली में, क्योंकि शादी के इतने साल बाद बेटी की जगह बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे सभी। फिर मैना के जन्म के 2 साल बाद बेटा भी हुआ, जनार्दन। मगर उससे पहले फिर वही घटनाक्रम घटित हुआ। बलराम पटेल एक बार फिर हीरामन के कंधे पर सर रख कर रोए। एक बार फिर मर्यादाओं पर वफादारी की जीत हुई। लेकिन इस बार जो अंतर हुआ वो ये कि इस बार हवेली में हीरामन ने जो रात गुजारी, वो रात हीरामन की आम गांव में आखिरी रात थी। रात में ही पूरे परिवार और मैं सामान के जो गांव छोड़ा तो फिर कभी पलट के नहीं देखा, और लौटा है आज मैना की शादी में। बीच में कितना ही समय बीत गया। बाहर धूमधाम अब चरम सीमा पर है। मैना के फेरों की तैयारियां चल रही हैं। हवेली के पिछवाड़े की कोठार में बैठा हीरामन बीड़ी फूके जा रहा है। बाहर जाकर मैना की शादी देखने की हिम्मत नहीं है। मैना और जनार्दन को देखता है तो उन्हें सीने से लगाने की चाह होने लगती है। जिस वफादारी की डोर से बंधे होने के कारण बरसों पहले गांव छोड़ दिया था, उस डोर के टूटने का अंदेशा होने लगता है। आम गांव जब छोड़ा तब कोई ठिकाना नहीं था हीरामन का। सीधे ससुराल पहुंच गया था। कुछ दिन ससुराल के घर में रहने के बाद वहीं गांव में अपना एक घर बना लिया था। ससुर ने अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। धीरे धीरे गृहस्थी जम ही रही थी कि तभी पत्नी चल बसी। बस तभी से हीरामन के मन में यह बात बैठ गई कि उसके पाप का फल उसकी घरवाली को मिल गया और हीरामन जोगी की तरह हो गया। मैना की शादी का न्योता मिलने के बाद भी काफ़ी धर्म संकट रहा, जाए या ना जाए। फिर ये सोचकर कि चलो इस बहाने आखिरी बार अपनी जन्मभूमि भी देख आएगा, यहाँ आ गया। यहाँ आकर ऐसा लगा कि कहीं जीवन रुक गया था। जहाँ रुका था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। रात भर हीरामन कोठरी में पड़ा रहा। सुबह सुबह मैना की विदाई का रोना पीटना सुनाई दिया तो हीरामन भी घुटनों को सीने में भींच कर फूट फूट कर रो पड़ा। बाहर निकलता तो शायद अपने को वश में रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता। सूरज माथे तक चढ़ने तक सोता रहा हीरामन, जब तक दरवाजे पर खटका नहीं हुआ। कौन कौन है? हीरामन ने लेटे लेटे ही पूछा। कक्का, हम जनार्दन हैं। बाबूजी पूछ रहे हैं क्या तबीयत खराब है? बाहर से जनार्दन की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा जनार्दन खड़ा है। आंखें सूजी हुई हैं, शायद रात भर शादी की रस्मों के कारण जागते रहने से और फिर बहन की विदाई में रोने के कारण। नहीं छोटे पटेल, तबीयत तो ठीक है, बस ज़रा आंख लगी रह गई थी। कहाँ हैं बड़े पटेल? हीरामन ने पूछा। आंगन में बैठे हैं, समेटा समेटी चल रही है, जनार्दन बोला। चलो हम भी आते हैं, हीरामन ने कहा। एक हाथ में अपने लोहे के संदूकची थामे हीरामन आंगन में पहुंचा तो बलराम पटेल लेटे हुए थे। जनार्दन पैर दबा रहा था। क्या हुआ पटेल, तबीयत तो ठीक है? हीरामन ने आदर भाव से पूछा। नहीं, कुछ वैसे ही थकान है। ये संदूकची लेकर कहाँ चल दिए? बलराम पटेल ने थकी सी आवाज़ में पूछा। अब आज्ञा दो पटेल, शादी हो गई, अब जाऊंगा, झिझकते हुए कहा हीरामन ने। कहाँ जाओगे हीरामन? बलराम पटेल ने कहा। तुम्हारा गांव तो यही है, इस अकेली जान को लेकर क्यों परदेश में पड़े हो, बहुत भटक लिए। कहकर बलराम पटेल हीरामन की तरफ देखने लगे। पटेल, अब अकेले आदमी का क्या यहाँ क्या वहाँ, सब एक समान है। वही तो मैं कह रहा हूँ,
अकेले आदमी को तो अपनों के बीच ही रहना चाहिए। और फिर अब मैं भी थकने लगा हूँ। अपनी जवाबदारी संभाल लो तुम। बड़ी हवेली की खूब सेवा की है तुमने। अब जनार्दन भी बड़ा हो रहा है, मुझसे काम अब नहीं संभलता। तुम इसे ही समझा सिखा दो सब। बड़े पटेल ने आंखें मूंदते हुए कहा। लेकिन पटेल, हीरामन कहते कहते रुक गया। कोई लेकिन वेकिन नहीं। जनार्दन, जाओ हीरामन कक्का के हाथ से संदूकची लेकर कोठरी में रखाओ। बलराम पटेल ने आंखें बंद किए कि यही कहा और पीठ करके लेट गए। जनार्दन आकर हीरामन के पास खड़ा हो गया। हीरामन ने गौर से जनार्दन को देखा। पतले पतले गुलाबी होंठ, घुंघराले बाल, बड़ी पनीली आंखें और हल्की हल्की मूँछों की रेखा। ऐसे ही किसी बेटे की तो बात करती थी उसकी घरवाली, जो उस समय पेट में था जब वो मरी थी। लाओ कक्का, संदूकची मुझे दे दो, कहते हुए धीरे से मुस्कुराया जनार्दन। जैसे ही उसने हीरामन के हाथ से संदूकची ली, हीरामन ने उसे गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। बलराम पटेल उसी प्रकार आंखें बंद किए चुपचाप लेटे रहे, मानो उनको न कुछ सुनाई दे रहा है न दिखाई। बड़ी हवेली और हीरामन दोनों अपने अपने प्रायश्चित में लगे थे और बीच में भौचक सा खड़ा जनार्दन कभी अपने कंधे से लगकर रोते हीरामन को देख रहा था, कभी पीठ किए हुए लेटे बलराम पटेल को। अभी आप सुन रहे थे श्री पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी हीरामन। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।